वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आप कर रहे हैं हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इसमें पीवाई क्यूज रहेंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब मिक्स करके आपके लिए मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो बातें नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। किसी में तो मैंने लिखा है कि कब पूछे गए और किसी में हमने मेंशन नहीं किया है कि वो कब पूछे गए। ठीक है, तो भारत में राज्यों की संख्या ये लोक सेवा आयोग द्वारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हाल में जो आंसर है हम क्या देंगे, वर्तमान में राज्य कितने हैं। तो वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 28। भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस तरह से क्षेत्र बने थे उसके बाद जो राज्यों की संख्या वो बदल गई है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये भी 2016 का क्वेश्चन है, 5, 6, 7 या 8। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो है आपके 8। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, भारत में है 28 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है और 28 हमारे क्या है? राज्य हैं। याद कर लीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, शास्त्री पॉइंट, मोदी पॉइंट या राम पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाता है? यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं, ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 406 मीटर। अब बताइए, लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं आयोजित कराता है, समीक्षा अधिकारी लोअर पीसेस अपर पीसेस, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको भी एक बार जरूर याद करनी चाहिए। 406 मीटर, 316 मीटर, 226 मीटर या 186 मीटर। तो भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई हो जाती है आपकी 226 मीटर ऊंचा है आपका भाखड़ा नागल बांध। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ जनगणना क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे और एक करंट अफेयर के साथ आपका जनगणना जरूर मेंशन कर देंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है यहाँ पर वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? रोजवुड, साल, सुंदरिया, शीशम। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो प्रसिद्ध है आपका, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है आपका सुंदरवन का डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? सड़कों का घनत्व भी एग्जाम में पूछ जाता है, एक ही बात है, सड़क सघनता या सड़कों का घनत्व। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। तो सर्वाधिक सड़क सघनता वाला राज्य आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? केरल। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पर है? केरल। कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र चलता था, लेकिन अभी सर्वाधिक सड़कों का जो घनत्व है वो कहाँ पे है? केरल में है। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 में परीक्षा पूछी गई थी, वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि हो सकता है आपका एग्जामिनर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर जो खोला गया था वहां पे, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये खोला गया आपके लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर शुरू किया गया 2021 में, ये किया गया लद्दाख में किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? अभी हमने पिछली टाइम क्या पढ़ा? उत्तराखंड की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पढ़े, आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जनगणना। तो ये 70%, 79, 71 या 74.04। तो 74.04% है भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर क्या है? खलियाबेट और अलियाबेट नामक 2 द्वीप है। एक खलियाबेट एक अलियाबेट है, 2 द्वीप है नर्मदा नदी के मुहाने पर। और नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो मध्य भारत के हैं लगभग। ये क्या करती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में और क्या बनाती हैं? मुहाना नहीं, जो ये बनाती हैं, ये बनाती हैं आपका एस्चुअरी। जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो मोस्टली बनाती हैं डेल्टा, और जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं नर्मदा ताप्ती वगैरह, ये बनाती हैं एस्चुअरी का निर्माण करती है। इनकी विशेष विशेषता है। ठीक है, तो अलियाबेट और खलियाबेट 2 द्वीप है हमारे, कहाँ पर है? आपके नर्मदा नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के आ गए हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्ना, अल्बुकर्क, वास्को फ्रांसिस्को अल्मीडा या वास्को डी गामा।
तो भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था, पुर्तगाली आए ना 1498 में, क्या है, वास्को डी गामा भारत आए, उसके बाद यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की। तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को अल्मीडा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाली होल का युद्ध पुर्तगालियों और किसके बीच लड़ा गया? आजकल क्या होता है ना, जो ये मीडिएवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते जाते हैं। तो स्वाली होल का युद्ध लड़ा गया था पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। स्वाली होल का युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। वांडीवास, ये वांडीवास की लड़ाई तो बहुत पूछी जाती है। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच हुई? डच अंग्रेज, अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज मुगल या पुर्तगाली और डच। तो वांडीवास की लड़ाई हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवास की लड़ाई कहाँ हुई थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ब्लैक होल की घटना से संबंधित कौन है? नवाब सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर, मीर कासिम या नवाब सिराजुद्दौला। एक ब्लैक होल की घटना तो आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, एक ब्लैक होल की घटना होती है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ब्लैक होल की घटना से संबंधित कौन है? यहाँ पे आ जाएगा नवाब सिराजुद्दौला। जब क्या करते हैं ना, अंग्रेज शुरू शुरू में आते हैं और बंगाल पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो प्लासी के युद्ध से पहले क्या होता है, ये ब्लैक होल की घटना होती है, जिससे संबंधित कौन है? और ये ब्लैक होल की घटना को जो अंजाम देता है, ये कौन देता है? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है। और ये क्या करता है? काली कोठरी में बिल्कुल अंग्रेजों को भर देता है। बहुत सारे अंग्रेज इसमें होते हैं। ठीक है। ये ब्लैक होल की घटना कही जाती है। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? जब प्लासी का युद्ध होता है, कब होता है ये? हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, 1757। ठीक है। तो एक समय अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुंडो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज सेनापति कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव था। पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पानीपत के होते हैं 3 युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? यहाँ पर परिणाम, हमें परिणाम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवं सी दोनों। यानी मराठों की पराजय होती है और अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। और तो लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, किसके बीच लड़ा गया ये भी पूछा जाता है। अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध। और इसमें जो होता है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है, मराठों की पराजय होती है। ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर द्वारा लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में। चलिए, कौन सी संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या सालबाई की संधि। जब आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं तो 3 संधियां होती हैं, चौथी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो मद्रास की संधि है, मंगलौर की संधि है और श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीनों की तीनों मैसूर युद्ध से संबंधित है। सालबाई की संधि क्या है आपका? आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। फिर है एक सहायक संधि, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती है। सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम का। एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन कई बार ये होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ही पूछ लिया जाए। एग्जाम का पैटर्न जैसे चल रहा है ना, थोड़ा सा बैक वाली चीजें भी हम देख लेते हैं। सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या रॉबर्ट क्लाइव। तो सहायक संधि का प्रवर्तक था आपका लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई सहायक संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, सहायक संधि के तहत आने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि के तहत आने वाला प्रथम राज्य था हमारा अवध। सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की गई? अवध के साथ। सिविल सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। तो सिविल सेवा में आने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले सिविल सेवा में कौन आए थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सिविल सेवा का जन्मदाता भारत में कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्न में से कौन विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? विलियम बेंटिक ने कौन कौन सा कार्य नहीं किया? सती प्रथा का अंत, नरबली का अंत, ठगों का अंत या रेल व्यवस्था में सुधार। तो सती प्रथा का अंत तो विलियम बेंटिक ने किया था 1829, नरबली का निषेध और ठगों का अंत, ये तीनों की तीनों विलियम बेंटिक से संबंधित है। लेकिन रेल व्यवस्था में सुधार जो है वो विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? आपके लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है रेल व्यवस्था में सुधार। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड लिटन,
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की जाती है आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा सन 1882 में। सबसे पहले जो स्थानीय एक निकाय बना था वो मद्रास में सबसे पहले क्या बना था, स्थानीय निकाय, नगर निगम की स्थापना की गई सबसे पहले मद्रास में। भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने स्थापित की? अभी किसकी बात आई हमारे नगर निकाय स्थानीय स्वशासन, अब है द्वैत शासन। द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या विलियम जोन्स। तो इसका आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। द्वैत शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम जो किसने की, वो रॉबर्ट क्लाइव ने की। और जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद अंग्रेज जीत जाते हैं, तो अंग्रेज वहां पर क्या करते हैं, वहीं से अंग्रेज क्या करते हैं, द्वैत शासन की शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक कार्य और जो दूसरे कार्य होते हैं, सैन्य कार्य, वो बांट दिए जाते हैं। चलिए, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? ये तो सभी जानते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो जो भारत में दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रेल सुधार या शिक्षा सुधार। तो जो सूर्यास्त कानून संबंधित है वो है आपके स्थायी बंदोबस्त में था सूर्यास्त कानून। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? रैयतवाड़ी, स्थायी और महालवाड़ी, तीन चार प्रकार की व्यवस्थाएं थी, तीन प्रकार की। तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हॉर्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉनसो या कर्नल रीड। तो हॉर्ट मैकेंजी को कहा जाता है महालवाड़ी जो भूमि व्यवस्था थी उसका प्रतिपादक। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके 12 पर पीछे से पूछ लिया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग या मैकाले की शिक्षा नीति। तो 1854 का जो चार्ल्स का वुड डिस्पैच है, इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड, गदर, मराठा या सोम प्रकाश। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था आपका उद्दत मार्तंड। और ये किसकी रचना थी? यह रचना थी आपकी जुगल किशोर की। यहाँ पर कुछ एक समाचार पत्र और संबंधित व्यक्ति मैं आपको लेके आई हूँ, तो हमें ये मैच करने हैं, एक तरह के समाचार पत्र और एक तरह पे आपका संबंधित व्यक्ति। केसरी, हिंदू पैट्रियार्च, सोम प्रकाश या नवजीवन। तो केसरी के जो आपके प्रतिपादक थे केसरी और मराठा, ये थी बाल गंगाधर तिलक की। हिंदू पैट्रियार्च जो था आपका ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। नवजीवन महात्मा गांधी का है और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। एक बार ध्यान से देख लीजिए, केसरी है बाल गंगाधर तिलक, केसरी और एक मराठा, दोनों पत्र किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। हिंदू पैट्रियार्च हरिश्चंद्र मुखर्जी का है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और नवजीवन ये है आपका महात्मा गांधी का। ठीक है, यहाँ पे गांधी टाइप नहीं हुआ है, तो ये है आपका महात्मा गांधी का। चलिए, कुछ क्वेश्चन मूल अधिकार वगैरह से देख लेते हैं। मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। तो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, भाग भी पूछ ले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं है? अनुच्छेद 12, 35, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 10। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है अनुच्छेद 10 आपका मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से स्टार्ट है? अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार आते हैं। तो 12, 35 और 19 मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अनुच्छेद 10 मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे जो संविधान की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उनके विदेशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार भी हमें कहीं से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मूल अधिकार। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में थे 7 मौलिक अधिकार और अब 6 है। संपत्ति का अधिकार क्या है? हटा दिया गया है। ये चीज सभी को याद होनी चाहिए कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 रह गए हैं। हटाया कौन सा गया है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को हटा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो हटाया गया अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसीलिए अब 6 मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आपको राज्य की परिभाषा दी गई। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में कौन सम्मिलित है? आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में कौन है? भारत की सरकार एवं संसद, ये है सभी राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी।
ये सभी अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। सरकार व संसद, सभी राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। आर्टिकल 13 किससे संबंधित है? आर्टिकल 13 संबंधित है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। अनुच्छेद 13 किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार वर्णित है? तो समानता का अधिकार आ जाता है मूल अधिकारों से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में आता है समानता का अधिकार। विधि का शासन तथा नैसर्गिक न्याय किसमें निहित है? अनुच्छेद 14, 15, 20 या 17। विधि का शासन और नैसर्गिक न्याय ये है आपके अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में आपको क्या मिलेगा? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, और यहीं पर आपका विधि का शासन भी सम्मिलित हो जाता है अनुच्छेद 14 में। कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिण अमेरिका में या मध्य एशिया में? तो तकला-माकन मरुस्थल है वो है आपके मध्य एशिया में तकला-माकन मरुस्थल। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र है? तो पहले तो आप ये जान लेंगे जो कलाकोट है वो क्या है? कोयला क्षेत्र है। कैसा? टर्शियरी या तृतीयक कोयला क्षेत्र। हमें बताना है कि कलाकोट तृतीयक क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये जो कलाकोट तृतीयक क्षेत्र है ये पाया जाएगा आपके हिमालय पर्वत प्रदेश में। कलाकोट तृतीयक क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? हिमालय पर्वत प्रदेश में। मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच दक्षिण अटलांटिक महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मैरियाना ट्रेंच आपका पाया जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और कोई बहुत बड़े एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम में पूछे क्वेश्चन। अब बताइए, सब जानते हैं कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर का भाग है। इतना आप पहले याद रख लीजिए कि मैरियाना खाई जो है आपकी प्रशांत महासागर में। अब पूर्वी पश्चिमी तो बात की बात है, लेकिन है कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और मैरियाना खाई कहाँ है? प्रशांत महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई यानी सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 नवंबर या 22 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में आने वाला है सबसे छोटा दिन आपका होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है या जो वर्षा होती है तो सबसे अधिक वर्षा हमें मानसून से ही प्राप्त होती है। और मानसून हमें किससे कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? अब एक क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए इसमें सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसकी है? जानकारी में आपको दे दूं, भारत में जो गुजरात राज्य है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया है, बताया जाना है कि इनमें जो है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो यहाँ पर उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है तमिलनाडु। यानी उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगी? तमिलनाडु की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस राज्य में वन क्षेत्र आच्छादित है। तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र क्या है? वन आच्छादित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोराइट या बेसाल्ट। तो यहाँ पर जो डोलोराइट है ये आग्नेय शैल नहीं है। डोलोराइट आग्नेय शैल नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट तीनों क्या है? आग्नेय चट्टानें हैं। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? दाब प्रवणता, पृथ्वी के अनतिक कक्षता, पृथ्वी के घूर्णन का या पृथ्वी के परिक्रमण का। तो कोरियोलिस प्रभाव जो होता है ये प्रभाव है आपके पृथ्वी के घूर्णन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार या वियतनाम। तो मेकांग डेल्टा आपका स्थित है वियतनाम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है मेकांग डेल्टा? वियतनाम में। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? कोराडी क्या है? एक थर्मल पावर स्टेशन है, और ये कहाँ पर स्थित है? कोराडी थर्मल पावर स्टेशन हमारा हो जाता है नागपुर में। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर मेंशन है? अनुच्छेद 124(1) में। अनुच्छेद 124 में है। और अनुच्छेद 124(1) अगर डिटेल पूछा जाए तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय की बात कहाँ पर की गई? सुप्रीम कोर्ट की बात अनुच्छेद 124(1) में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? अधिकतम न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 34। मुख्य न्यायमूर्ति को मिला करके अधिकतम 34 यानी 33+1। ठीक है, एक क्या होगा?
मुख्य न्यायमूर्तियों का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करेगा आपका राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करेगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। न्यायाधीशों को हटाने जाने की संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कौन कर सकता है? कि न्यायाधीशों को हटाना है, कैसे हटाएंगे, इससे संबंधित जो प्रक्रिया है ये कौन बनाएगा? तो ये प्रक्रिया बनाएगी संसद। और संसद कैसे बनाएगी? विधि द्वारा ये प्रक्रिया बना सकती है न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है कदाचार का दोषी या असमर्थता के आधार पर। कैसे हटेंगे? कदाचार के दोषी पाए जाने पर या असमर्थता के आधार पर। न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। और जो सलाह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देख लेते हैं। भारत में बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को। भारत में एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पहले जो होता था बजट हमारा आपका फरवरी लास्ट में या भारत में बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है अब। ठीक है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट में कितने तरह के व्यय दिखाई देते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। संचित निधि पर भारित और संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। संचित निधि की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? संचित निधि की चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 266 में। संविधान के अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। भारत सरकार के सभी खर्चे कहाँ से किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके भारत की संचित निधि से। भारत की आकस्मिकता निधि 2 प्रकार की होती है, संचित निधि और एक प्रकार आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है आपके अनुच्छेद 267 से संबंधित है। संचित निधि अनुच्छेद 266 और आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। आकस्मिकता निधि की स्थापना कौन करता है? तो आकस्मिकता निधि की स्थापना करता है आपका संसद। आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रहती है अथवा इस निधि से धनराशि निकालने का अधिकार किसे है? यह है आपका राष्ट्रपति को। आकस्मिकता निधि रहती है राष्ट्रपति के अधिकार में और इस निधि से धनराशि निकालने का अधिकार किसको होता है? आपके राष्ट्रपति को। सदन, जो सदन है, सदन को स्थगित 2 प्रकार के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा में ये शक्ति होती है आपके राज्यसभा के सभापति को। सत्रावसान से क्या तात्पर्य होता है? जब सत्र का अवसान हो जाता है, सत्रावसान से संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। और मूलतः क्या होता है संविधान में जो हमारे सत्र दिए गए हैं तो कम से कम 2 सत्र होते हैं। वैसे 3 भी हो जाते हैं लेकिन कम से कम 2 सत्र होते हैं। तो संसद के किसी सत्र का तात्पर्य, सत्रावसान से तात्पर्य है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र है। सत्रावसान की शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अब एक चीज होती है सत्रावसान, एक होता है सदन का विघटन। सदन का विघटन मतलब होता है सदन को समाप्त करना। ठीक है। और किस सदन का विघटन किया जा सकता है? लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक चिरकालीन सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का होता है। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब सत्रावसान करने की शक्ति और विघटन करने की शक्ति दोनों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल होता है संसद में जब कार्य दिवस होते हैं तो उसका पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे का समय होता है आपका प्रश्नकाल। और शून्यकाल का प्रारंभ होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी 12 बजे क्या शुरू हो जाता है आपका शून्यकाल। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य। 15 + 7 यानी 15 आपके लोकसभा से होते हैं
और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में। ये आपको मैंने बता दिया, 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का कोई सदस्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। क्या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य बन सकता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। एक और समिति होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम होता है स्थायी मितव्ययी समिति, और इसमें सदस्य होते हैं 30, सभी होते हैं लोकसभा से।